हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 4 यूनिट सेकंड। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। आपको यूजीसी नेट पे प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड हो जाएंगे सॉल्व किए हुए। 2012 से लेके 2023 तक के सारे क्वेश्चन पेपर यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। देन आपका एम लक्ष्मीकांत की बुक जो है पूरी बुक, वो भी एम लक्ष्मीकांत की पूरी बुक कराई जा चुकी है। अब जो है अब आपका अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक है उसे पूरा सॉल्व कराया जा रहा है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 यूनिट सेकंड प्रशासनिक चिंतन एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट। प्रशासनिक चिंतन लोक प्रशासन के दर्शन के निर्माण में एक मजबूत स्तंभ माना जाता है। इसके माध्यम से प्रशासन में दर्शन से संबंधित विभिन्न आयामों को प्रदर्शित किया जाता है। लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन में दृष्टिकोण या उपागम के अंतर्गत समस्याओं या प्रश्नों के चुनाव में प्रयुक्त कसौटियाँ और अनुसंधान के लिए ली गई आधार सामग्री आती है। दूसरे शब्दों में उपागम का अर्थ है मानकों का एक समूह जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए प्रश्न और आधार सामग्री को लेने या त्यागने का निर्णय किया जाता है। उपागम या दृष्टिकोण का अगला चरण सिद्धांत कहलाता है। जो उपागम और दृष्टिकोण है उसका नेक्स्ट लेवल क्या कहलाता है? सिद्धांत कहलाता है। जब दृष्टिकोण का कार्य विचाराधीन विषय के बारे में समस्याओं और आधार सामग्री के चुनाव से आगे निकल जाता है तब उपागम सिद्धांत का रूप लेता है। लोक प्रशासन को एक दर्शन के रूप में देखने के लिए अनेक विद्वानों ने बल दिया है, जिसमें मार्शल ई डिमॉक ने प्रशासन को दर्शन मानने के पक्ष में अनेक तर्क दिए हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक ए फिलॉसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू वर्ड क्रिएटिव थॉट में कहा कि प्रशासन एक जीता जागता दर्शन है तथा इसका क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि प्रशासन दर्शन और जीवन दर्शन जैसा प्रतीत होता है। MP शर्मा के अनुसार लोक प्रशासन के दर्शन का प्रयोजन हमारे लक्ष्यों को परिभाषित करना तथा उनको प्राप्त करने के लिए उचित साधनों की खोज करना है। किसके अनुसार? MP शर्मा के अनुसार। विद्वानों द्वारा प्रशासन के दर्शन के बारे में जो तथ्य दिए हैं वो अभी इतने व्यापक नहीं हो पाए हैं कि प्रशासन के दर्शन की स्पष्ट तस्वीर उभर कर सामने आए, लेकिन इतना अवश्य माना जाने लगा है कि प्रशासन के दर्शन के प्रति उनसे आने वाले समय में क्रमबद्ध विकास के परिणाम स्वरूप प्रशासन का अपना दर्शन होगा। लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम के अंतर्गत प्राच्य शास्त्रीय मानव संबंध तथा व्यवहारवादी को सम्मिलित किया जाता है। प्राच्य उपागम ओरिएंटल अप्रोच क्या है? प्राचीन भारत में राज्य के प्रशासन की शक्तियाँ प्राय राजा के हाथ में केंद्रित थी। जो पुराने समय था उसमें जो प्रशासन था किसके हाथ में था? राजा के हाथों में होता था। इस समय भी प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का उल्लेख मिलता है। बड़े बड़े साम्राज्य प्रांतों, जिले, नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभाजित थे। प्राचीन भारत में लोक प्रशासन के अंतर्गत प्रशासन के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। उस समय पद सोपान के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप दे दिया गया था। प्राच्य उपागम के अंतर्गत सम्मिलित पुस्तक रामायण, महाभारत, शुक्र नीति, मनुस्मृति आदि में प्रशासनिक विभागों के संबंध में पर्याप्त जानकारी मिलती है, लेकिन इन सभी से अलग कौटिल्य उचित अर्थशास्त्र से प्राच्य उपागम के प्रशासनिक
सिद्धांतों के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। किससे? जो कौटिल्य का रचित, कौटिल्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र है, उसमें जो प्रशासनिक सिद्धांत जो बताए गए हैं वो जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने क्या लिखा है? अर्थशास्त्र को लिखा है कौटिल्यास अर्थशास्त्र। कौटिल्य को शैक्षिक जगत में अर्थशास्त्र तथा चाणक्य नीति के प्रेता के रूप में जाना जाता है। अगर चाणक्य पूछ लिया जाए, चाणक्य ने कौन सी नीति लिखी है, तो भी आपका अर्थशास्त्र है, क्योंकि कौटिल्य को चाणक्य नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य की पुस्तक को अर्थशास्त्र नाम क्यों दिया? कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में इसकी परिभाषा देते हुए लिखा है कि मनुष्यानावृत्तिरथ मनुष्यवती भूमिरिभ्याता तस्या पृथिव्या लाभ पालनोपाय शास्त्रमथा शास्त्रमिति। अर्थात मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं और मनुष्य से युक्त भूमि का नाम अर्थ ही होता है। अतः इस भूमि को प्राप्त करने एवं उसकी रक्षा करने के उपाय का निरूपण करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अर्थशास्त्र भारतीय लोक कल्याणकारी प्रशासन की आदर्शतम एवं प्राचीन पुस्तक है। लोक प्रशासन के सिद्धांत की स्थापना को कौटिल्य मानव स्वभाव के चिंतन के साथ करता है। इस प्रकार जब वह मानव के स्वभाव का चिंतन करता है तो पाता है कि मानव में क्रोध, लोभ, मद, काम, मान एवं हर्ष ये 6 प्रकार के विकार पाए जाते हैं, जिन्हें कौटिल्य ने षड्वर्ग नाम दिया है। कौन से नाम दिए हैं? 6 वर्गों का नाम दिया है। इसी षड्वर्ग से प्रभावित होकर मनुष्य अधर्म की ओर मुड़ता है, जिससे समाज में मत्स्य न्याय का जन्म होता है, जो अंततः नाश का कारण बनता है। यानी अधर्म का कारण बनता है, जो लोगों को क्या करता है? उनके विनाश की तरफ ले जाता है। इसकी समाप्ति के लिए कौटिल्य ने दंड नीति का निर्माण किया है कि भाई कानून भी तो होना चाहिए। उसके किसने निर्माण किया है? कौटिल्य ने। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में प्रशासन के विभिन्न आयामों को दर्शाया गया है, जिसमें सम्मिलित है राजतंत्रीय केंद्रीकरण। लोक प्रशासनिक सिद्धांत में कौटिल्य ने राजतंत्रीय केंद्रीकरण पर अधिक बल दिया है। इसने अपने राज्य की कार्यकारी, प्रशासनिक एवं न्यायिक शक्तियों को राजा में केंद्रित किया है। राज्य के प्रशासनिक यंत्र की रचना को कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में बड़े ही विस्तार के साथ दिया है, परंतु यह आज की नौकरशाही की तरह विस्तारित नहीं है। परंतु हम कह सकते हैं कि आज की नौकरशाही व्यवस्था प्रशासकीय न्याय, प्रत्योजित विधान संबंधी सूत्रपात उसी प्राचीन शासन व्यवस्था की देन है। कौटिल्य की प्रशासनिक संरचना से स्पष्ट होता है कि वह शासन तथा राजतांत्रिक शासन का आदर्श रूप था, जो कि सभी प्रशासनिक अध्यक्षों की शक्ति अथवा निर्णय अंतिम रूप से राजा के पास थे। लेकिन कौटिल्य ने राजतंत्र का समर्थन तो किया, परंतु यहाँ पर प्रश्न उठता है कि कैसा राजतंत्र? जनहितकारी राजतंत्र या तानाशाही राजतंत्र? तानाशाही किसको कह सकते हैं? जो कोरियाई का राजा है उसको तानाशाह कहते हैं। कौटिल्य ने राज्य के प्रशासन की सारी शक्ति राजा में ही केंद्रित कर दी है। कौटिल्य ने क्या कहा कि जो प्रशासन है उसकी सारी शक्ति किसके पास होती है? राजा के पास। परंतु राजा को स्वेच्छाचारी नहीं बनने दिया। यानी राजा को भी क्या कहा कि वो स्वेच्छाचारी नहीं बन सकता है। कहा कि राजा कोई भी निर्णय अपनी मंत्री परिषद, विभागों के अध्यक्ष एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के परामर्श से जनहित में करेगा, जनता के हित में करे। ये किनसे लेगा? यानी राजा को ये अधिकार तो दिया है कि सारी शक्तियाँ उसमें केंद्रित है, परंतु वो अपने से पूरा निर्णय नहीं ले सकता है, स्वेच्छाचारी नहीं बन सकता है।
उसको अगर कोई निर्णय लेना है तो वो अन्य मंत्रियों की सलाह पे ले सकता है और उसे जनता में लागू कर सकता है। प्रशासनिक ढांचा। राजतंत्र में अर्थशास्त्र की धारणा एक छोटे प्रदेश के लिए उपयुक्त है, परंतु वर्तमान समय में भारत जैसे देश के लिए कौटिल्य की प्रशासनिक बनावट ठीक नहीं कही जा सकती। इसका कारण यह है कि कौटिल्य ने अपने प्रशासनिक सिद्धांत में पूरे राज्य के प्रशासनिक कार्यों के लिए अष्टादश तार्थ की चर्चा की है, अर्थात यही 18 तीर्थ की अष्टादश तीर्थ की चर्चा की है। यानी 18 तीर्थ राजा के प्रमुख सलाहकार तथा निर्णय को लागू करने वाले अधिकारी होंगे। कौटिल्य यहीं पर इन 18 तीर्थों के अतिरिक्त 30 विभागाध्यक्षों की भी चर्चा करते हैं, लेकिन इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि राजा इन 18 तीर्थ एवं 30 विभागों के अध्यक्षों के साथ समन्वय स्थापित कैसे करेगा। इन दोनों के अधिकार क्षेत्रों का स्पष्ट विभाजन करने में कौटिल्य का प्रशासनिक सिद्धांत असफल रहा, लेकिन कौटिल्य ने प्रत्येक विभाग का संगठन किया जिसमें एक अध्यक्ष के पास 5 अधिकारी तथा कुछ कर्मचारी रहते हैं। कौटिल्य के 5 अधिकारी क्रमशः कौन होते हैं? लेखक यानी लिपिक, रूपादर्शका यानी सिक्का निरीक्षक, सांख्यिका यानी कि लेखपाल, निविग्राहका यानी रोकड़पाल और उत्तराध्यक्ष यानी पर्यवेक्षक थे। ये अधिकारी विभागाध्यक्ष सहित एक विभाग का गठन करते हैं। यहाँ पर अध्यक्ष के कार्यों की सहायता के लिए 200 उपाध्यक्षों की चर्चा की गई है। इस प्रकार कौटिल्य के राज प्रशासन में 30 विभाग कार्यरत थे। ये सभी कौटिल्य की प्रशासनिक बनावट में भी स्पष्ट है। इसकी सचिवालय व्यवस्था पूर्ण रूप से इस बात को स्पष्ट करती है कि इसने प्लेटो की तरह नगर राज्य की कल्पना कर अपना प्रशासनिक सिद्धांत दिया है। प्रशासनिक संस्थाएं एवं उनके मुख्य अधिकारी। प्रशासनिक संस्थाएं, साम्राज्य, उसके मुख्य अधिकारी क्या होते थे? सम्राट। साम्राज्य में कौन होते थे? सम्राट। प्रांत में युवराज एवं महापात्र। प्रांत में कौन होते थे? युवराज जो होते थे वो, और महापात्र होते थे। मंडल में समाहर्ता, जनपद में समाहर्ता, स्थानीय में स्थानिक, द्रोणमुख में स्थानिक, खवाटिक स्थानिक, संग्रहण, ग्राम में ग्रामिक। कौटिल्य के प्रशासनिक सिद्धांत से स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार वर्तमान समय में भारतीय शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम है, उसी प्रकार कौटिल्य ने भी अपने विचार में सबसे छोटी इकाई गांव को ही माना है कि गांव क्या है? सबसे छोटी इकाई है। और इसके ऊपर संग्रहण आज के प्रखंड के रूप में की स्थापना की है। संग्रहण के ऊपर कस्बा तथा कस्बे के ऊपर द्रोणमुख और द्रोणमुख के ऊपर स्थानीय का गठन किया, और यही कौटिल्य के अनुसार एक राज्य होगा। इस स्थानीय में 800 ग्राम होंगे जिसका अधिकारी राजा स्वयं होगा। इसी तरह 400 ग्रामों के द्रोणमुख, 200 ग्रामों के मध्य खवाटिक, 10 ग्रामों के मध्य संग्रहण का गठन किया। प्रत्येक ग्राम में सीमा की सुरक्षा के लिए एक अन्नपाल नामक अधिकारी का गठन किया गया। कौटिल्य ने प्रशासनिक सिद्धांत के अनुसार जो सांगठनिक स्वरूप प्रस्तुत किया है उसका विशद रूप में विवेचन डॉक्टर उमेश कुमार ने अपनी पुस्तक कौटिल्या's थॉट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव में इस प्रकार किया। प्रशासन का सूत्र गांव से लेकर राज्य तक अथवा राज्य से लेकर गांव तक कैसे पहुंचता है, उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है। सेकंड है, अपने प्रशासनिक सिद्धांत में कौटिल्य ने वित्तीय प्रशासन का गठन एवं विवेचन वर्तमान की तरह विस्तार से नहीं किया, परंतु वित्तीय प्रशासन की महत्ता को इसने स्वीकार किया। थर्ड है, प्रशासन का आधार वित्त ही है तथा वित्त पर ही किसी राज्य का अस्तित्व निर्भर करता है। कौटिल्य ने कहा कि राजा को या
प्रशासक को वित्त विभाग स्वयं रखना चाहिए और उसे अपने वित्तीय प्रशासन का गठन विस्तार के साथ करना चाहिए, क्योंकि बिना वित्त के राजा नहीं है। राजतंत्र का राजनीति सिद्धांत जो अर्थशास्त्र में बताया गया है उसे ज्ञात होता है कि वह नौकरशाही के विकास के संदर्भ में कहा गया है। राजतंत्र में एक निश्चित गुण पितृसत्तात्मक था, क्योंकि राजा एवं रानी सबसे अधिक वेतन लेते थे। कौटिल्य की राजतंत्रीय व्यवस्था में द्वारिका एवं अंतर्वामस्का नामक दो अधिकारी उच्च नौकरशाह थे जो राज्य की अंतर्व्यवस्था की देखभाल करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, अर्थशास्त्र में कहा गया है कि ग्रामिक एक राजकीय कर्मचारी होगा जो ग्राम की जनता का प्रतिनिधित्व उच्च प्रशासकीय अभिकरण के समक्ष करता था। वर्तमान समय में पंचायती राज व्यवस्था को काफ़ी हद तक कौटिल्य के लोग प्रशासन की देन मानते हैं। इतना ही नहीं, कौटिल्य ने स्थानीय स्वशासन को वर्तमान की भांति दो श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी में ग्राम है और दूसरी श्रेणी में नगर शासन है। नगर के शासन संचालन के लिए नागरिक नाम के अधिकारी की नियुक्ति होती थी। यह नागरिक की भी नगर की जनता का प्रतिनिधित्व होता था, इसलिए तुलना में भी हम आज के मेयर से कर सकते हैं। जो नागरिक होता है उसको आज के समय में क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कौटिल्य के प्रशासनिक सिद्धांत में वर्तमान की तरह पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र तथा आदेश की एकता कहीं देखने को नहीं मिलती। फिर भी उपयुक्त सिद्धांत की झलक कमोवेश स्पष्ट रूप से दिखती है कि कौटिल्य के सिद्धांत में दबाव समूह एवं हित समूह जैसी व्यवस्था भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। राजा के पास अनेक समस्याओं के समाधान के लिए छोटे छोटे समूह थे जो तरह तरह से राजा के सलाहकारों को अपने पक्ष में सलाह देने के लिए दबाव बनाते थे। अंततः राजा की जनहित तथा जनाकांक्षा को ध्यान में रखते हुए समूह के पक्ष में निर्णय देते थे। कौटिल्य के उपयुक्त प्रशासनिक विचार के विवेचन से हम कह सकते हैं कि कौटिल्य एक कुशल प्रशासनिक चिंतक था। प्रशासनिक चिंतन के रूप में कौटिल्य का विचार लोक प्रशासन के सिद्धांत पर आधारित था। इसका कारण था कि वह राजतंत्र का पक्षधर होते हुए भी जनहित का समर्थक था। कौटिल्य ने राजा को एक महाप्रशासक के रूप में देखा है, विशालकारी तानाशाही बादशाह के रूप में नहीं। राजा शासन के प्रधान के रूप में। कोई भी राजा केवल राजा तब तक रहता है जब तक कि वह राज करता है, शासन नहीं। लेकिन जो राजा राज एवं शासन दोनों करता है वह राजा मात्र ही नहीं वरन महाप्रशासक, महाप्रबंधक, मुख्य कार्यपालक एवं प्रशासनिक कार्यपालक का प्रधान सभा सांसद होता है। प्राचीन राजाओं में अधिकांश राजा केवल राज करते थे, परंतु कौटिल्य का राजा केवल राज ही नहीं करता, राज एवं शासन दोनों ही करता है। यद्यपि कौटिल्य ने राजतंत्र का समर्थन किया, परंतु इसका राजतंत्र वैसा नहीं है जिसमें राजा एक तानाशाह के रूप में राज करे, वरन कौटिल्य ने वैसे राजतंत्र का समर्थन किया जिसमें राजा भी अन्य नौकरशाहों की भांति एक प्रधान नौकरशाह है। इसने अपने राजा को एक प्रधान सेवक की तरह समस्त जनता की सेवा करने का उपदेश दिया है। कौटिल्य का मानना था कि राजा अपना कीमती समय राज्य की देखरेख में लगाए। कौटिल्य का विश्वास था कि अधिकांश राजा अपने समय रास रंग राग विराग में बिता दिया करते हैं। तो इसलिए कौटिल्य ने कहा है कि राजा को जो अपना उसका कीमती समय है वो राज्य की देखरेख में लगाना चाहिए, ना कि रास रंग में लगाना चाहिए।
इस प्रकार वह अपने कर्तव्य का पालन न कर जनता में शासन के प्रति असंतोष का बीज बोते हैं। कौटिल्य इस प्राप्ति एवं वसनग्रस्त जीवन से बचाते हुए एक स्वच्छ प्रशासक के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए राजा को एक व्यस्त दिनचर्या का विधान देता है। इस दिनचर्या में कौटिल्य ने 8 दिन एवं रात को 16 भागों में बांटा है। दिन को कितने में? इसमें दिन और जो रात को है उसको 16 भागों में कौटिल्य ने बांट दिया है। वह दिन एवं रात दोनों के लिए 8-8 घड़ी के प्रमुख रूप से 2 भाग बनाता है। ऐसी दिनचर्या के माध्यम से राजा एक महाप्रशासक बन जाता है। कैसी दिनचर्या है? दैनिक दिनचर्या के 8 भाग। क्या है? दिनचर्या सूर्योदय से शुरू होती है। दैनिक दिनचर्या में इसने 4-4 घड़ी को 2 भाग बनाए हैं। इसमें प्रथम भाग की घड़ी अर्थात सूर्योदय के बाद राजा को प्रजा की रक्षा व्यवस्था का कार्य करना चाहिए। इसके बाद दूसरी जो घड़ी है उसमें ग्राम एवं नगर वासियों के कार्यों की देखभाल करनी चाहिए। तीसरी जो घड़ी है में स्नान कार्य, भोजन आदि व्यक्तिगत कार्य तथा दिन की अंतिम एवं चौथी जो घड़ी है उसमें वित्त विभाग का निरीक्षण एवं वित्तीय प्रशासन संबंधी कार्य का संपादन करना चाहिए। ये है कौटिल्य के अनुसार 4 पहर जो दिन का है। उसके बाद दोपहर से जो उसका 4 पहर शुरू होता है। फिर दोपहर बाद दूसरे भाग का प्रथम घड़ी जो है उसमें राजा को अपने वरिष्ठ मंत्रियों, गुप्तचरों, प्रशासनिक अधिकारियों से विचार विमर्श करना चाहिए। दूसरी घड़ी में इच्छा के अनुसार भ्रमण, मनोविनोद एवं तीसरी घड़ी में अपने वाहनों और शास्त्रों का निरीक्षण करना चाहिए तथा अंतिम एवं चौथी घड़ी में अपने सेनापति से सैनिक प्रशासन पर विचार विमर्श करना चाहिए। ये थे दिन के 8 पहर। 8 पहर को भी 4-4 भागों में विभाजित किया है। रात्रि के 8 पहर। रात्रि की प्रथम घड़ी में राजा गुप्तचरों से राज्य की समस्याएं जानेगा तथा इस पर चिंतन करेगा। इसके उपरांत दूसरी घड़ी में स्नान, स्वाध्याय। तीसरी घड़ी में राजा गायन वादन का श्रवण कर शयन हेतु शयनगार में चला जाएगा और चौथी घड़ी में राजा शयन करेगा। रात्रि के दूसरे भाग की प्रथम घड़ी में राजा के शयन के लिए सुरक्षित की जाएगी। शयनोपरांत राजा दूसरी घड़ी में अपने गुप्तचरों से विचार विमर्श करेगा एवं तीसरी घड़ी में राजा राज्य तथा जनता व अन्य समस्याओं से संबंधित प्रमुख बातों पर विचार विमर्श करेगा और रात्रि का अंतिम एवं चौथी घड़ी में अपने आचार्य पुरोहित के साथ मांगलिक पाठ करेगा एवं उससे आशीर्वाद प्राप्त करेगा। इसके बाद गाय एवं बछड़े की परिक्रमा कर रसोइया, वैद्य तथा ज्योतिषियों से वार्ता करके अपने रात्रिचार्य समाप्त करेगा और शीघ्र ही अपने दूसरे दिन की दिनचर्या में प्रवेश करेगा। प्रजा का पालन ही राजा का सर्वोपरि कर्तव्य है। इसके साथ ही उसे जन कल्याणकारी कार्य करते रहना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राजा को चाहिए कि वह अनाथ बच्चों, वृद्धों एवं स्त्रियों की देखभाल स्वयं करे तथा वह प्रजा की रक्षा एवं शत्रु के आक्रमण से देश की रक्षा के लिए मंदिरों, आश्रमों, मुनियों के मठों, गौशालाओं तथा धर्मशालाओं का समय समय पर निरीक्षण करें। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के लिए सामाजिक समझौता नियम को उत्तरदायी ठहराया है, अर्थात बलवान अथवा क्रूर व्यक्ति के अत्याचार से बचने के लिए मनुष्य ने राजा को कर देकर अपनी सुरक्षा का वचन प्राप्त किया। वस्तुतः राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति सामाजिक संविदा का ही परिणाम है। इसी सिद्धांत की व्याख्या
हॉब्स, लॉक तथा रूसो ने भी की है। सप्तांग में भारतीय विचारकों ने राज्य के 7 अंगों की कल्पना इस रूप में की है जैसे शरीर के भाग हो। शुक्र नीति में राज्य को शरीर मानते हुए राजा को सिर, अमात्य को आंखें, कोष को मुख, शूद्रक को कानों, दुर्ग को हाथों, बल को मन, राष्ट्र को पैरों के रूप में वर्णित किया है। किसमें? शुक्र नीति में। कौटिल्य द्वारा प्रदत्त सप्तांग प्रकृतियों में पुरोहित का स्थान नहीं है, जबकि वैदिक युग में पुरोहित का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण था। बहुत से विद्वान इसे कौटिल्य का उदारवादी दृष्टिकोण बताते हैं। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 प्रमुख अंग निम्न हैं। स्वामी का मतलब होता है राजा। कौटिल्य ने स्वामी अर्थात राजा को संप्रभु मानते हुए उसे सामान्य हित के अभिभावक तथा धर्म का प्रवर्तक एवं कानून का प्रबंधक बताया है। इसलिए कौटिल्य राजा में राजसी के रूप में अभिभावक गुणों, प्रज्ञा गुणों, उत्साह गुणों एवं आत्मसंपन्न गुणों का होना प्रमुख रूप से आवश्यक मानते हैं। इन सभी गुणों के विकास के लिए कौटिल्य ने शिक्षा को अनिवार्य बताया है कि कोई राजा है तो उसको शिक्षित होना बहुत जरूरी है। कौटिल्य ने राजा को संप्रभु, कार्यपालिका से संबंधित सभी शक्तियां, विधि का स्रोत एवं न्याय के प्रमुख तथा युद्ध संबंधित शक्तियां देने का विस्तृत प्रावधान किया गया है। कौटिल्य के अनुसार उद्योगों की स्थापना करना, व्यवहारों का निर्णय करना, यज्ञ करना, दक्षिणा देना एवं अनुशासन स्थापित करना भी राजा का प्रमुख कर्तव्य है, जिन्हें कौटिल्य ने व्रत की संज्ञा दी है। सामान्य रूप से कौटिल्य का राजा निरंकुश दिखाई देता है क्योंकि उसकी शक्ति पर कोई वैधानिक तथा औपचारिक सीमाएं नहीं है, परंतु कौटिल्य ने राजा के लिए शिक्षा, कठोर दिनचर्या, जनता से स्वीकृति प्राप्त कर लगाने, ब्राह्मणों एवं पुरोहितों से विचार विमर्श करना, मंत्री परिषद के गठन एवं विधि के अनुसार न्याय देना संबंधी नियम प्रतिपादित करके नैतिक रूप से राजा को सीमाओं के अंदर रखा है। कौटिल्य राजा के आचरण एवं व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण मानते हुए कहते हैं, यदि राजा दाम्भिक या अभिमानी हो जाए तो सत्ता को खतरा है। अगर राजा मूर्ख हो तो देश को खतरा है। यदि राजा अविवेकी हो तो मानवता को खतरा है। इसलिए उसको आचरण में हमेशा रहना चाहिए। अमात्य का मतलब होता है मंत्री। क्या होता है? अमात्य अर्थात मंत्री के बिना कोई भी राजा शासन नहीं कर सकता। राज्य के दूसरे अंग के रूप में अमात्य का कौटिल्य ने मंत्री एवं प्रशासनिक अधिकारी की पदवी प्रदान की है। कौटिल्य के अनुसार राजा को देश तथा काल के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए। कौटिल्य ने अमात्य को जनपद की क्रमसिद्ध राज्य की सुरक्षा, रिक्त भूमि का विकास, अपराधियों को दंड, वैदिक संबंध, सेना की व्यवस्था करना, शत्रुओं का शमन, आय व्यय का हिसाब रखना, संकट का सामना करना तथा राजकुमारों की रक्षा इत्यादि दायित्व सौंपे हैं। और कौटिल्य ने राजा से अपेक्षा की है कि वह अमात्य के पद पर अति योग्य व्यक्ति की नियुक्ति करे, यानी मंत्री के पद पर अच्छे व्यक्ति की नियुक्ति करें। जनपद का अर्थात जनसंख्या एवं भूमि को महत्व प्रदान करते हुए कौटिल्य ने कहा है कि मानव रहित प्रदेश जनपद नहीं कहला सकता है। मानव के बिना कोई भी प्रदेश जनपद नहीं कहला सकता है। जनपद रहित भूमि राज्य नहीं कही जा सकती। जो जनपद रहित भूमि है उसे राज्य नहीं, जहाँ पे कोई लोग रह ही नहीं रहा है तो उसे राज क्या कहेंगे? वो तो फिर जंगल कहलाएगा। तो जनपद रहित भूमि राज्य नहीं कहला सकती है। अतः जनपद नहीं होगा तो राज्य
किया जाएगा। कौटिल्य के अनुसार जनपद में प्रथम गुण यह होना चाहिए कि उसकी सीमा तथा बीच में दुर्ग हो। जनपद की स्थापना नदी, तालाबों, पर्वतों, वनों के समीप हो। वहां पर भूमि इतनी उपजाऊ हो कि परिश्रम के द्वारा अधिक से अधिक अन्न उपजाया जा सके तथा वहां पर सद्गुणी निवास करते हों। बहुमूल्य वस्तुओं का विक्रय होता हो। वनों में खूब हाथी हो तथा थल एवं जल मार्गों द्वारा यातायात की पूरी सुविधा हो। दुर्ग। कौटिल्य के अनुसार राजा को अपने राज्य के चारों ओर ऐसे दुर्ग का निर्माण करना चाहिए जो युद्ध के समय उपयोगी हो। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम, आदक दुर्ग जो राष्ट्र की तरह स्वाभाविक जल एवं गहरा खाई से घिरा हुआ हो। दूसरा, पर्वत दुर्ग जो बड़े बड़े पत्थर का दीवारों से घिरा हो, जो बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं उनके दीवारों से घिरा हो एवं जल एवं घास से रहित हो, मरुभूमि में स्थित हो। तीसरा, वन दुर्ग जो चारों ओर दलदल तथा कांटों से घिरा हो। और चौथा एवं अंतिम, औद्योगिक प्रकृति का दुर्ग जिसमें देश के मध्य में राजधानी की स्थापना हो। कोश। कोश क्या है? धन, धर्म, अर्थ तथा काम में अर्थ को प्रधानता देने वाले कौटिल्य ने कहा है कि जब सामान्य मनुष्य के अभाव में कर्तव्य पालन नहीं कर सकता हो तो राजा अपना प्रजा, सेना, भूमि तथा शासन की रक्षा बिना धन कैसे कर पाएगा। अतः राजा को चाहिए कि वह कभी कोष को रिक्त न होने दे, क्योंकि सेना केवल कृषि की रक्षा करती है, सेना केवल कोष की रक्षा करती है, परंतु कोष से दुर्ग एवं सेना दोनों की रक्षा होती है। कौटिल्य ने सुझाया कि राजकोष सोना, चांदी तथा बहुमूल्य रत्नों से भरपूर होना चाहिए। प्रजा से अनाज का 6वां हिस्सा, व्यापार का 10वां तथा पशुओं के व्यापार से होने वाले लाभ का 50वां हिस्सा तथा सोना राजा को कर के रूप में लेना चाहिए। परंतु यह ज्ञात रहे कि अधर्म एवं पीड़ा पहुंचाकर कोष एकत्रित नहीं किया जा सकता, यानी लोगों से जबरदस्ती वसूली कर उन्हें दंड दे, पीड़ा पहुंचा के उनसे जो धन है वो प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। सेना। कौटिल्य ने सेना अथवा दंड को महत्वपूर्ण मानते हुए सुझाव दिया कि सेना वंश परंपरागत, अनुशासित, प्रशिक्षित, स्वाभिमानी, वीर, कुशल एवं राष्ट्र प्रेमी होने चाहिए, क्योंकि जिस राजा के पास सैन्य बल प्रबल होता है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। यानी कि जो राजा के पास सैन्य जो बल है वो ज़्यादा अधिक शक्तिशाली होगा तो उसका जो शत्रु है वो उसी से उसका क्या हो जाएगा, मित्र बन जाएगा। कौटिल्य ने 6 प्रकार की सेनाओं का वर्णन किया है, जैसे मोल सेना, भृत सेना, श्रोणी सेना, आट्विक सेना, मित्र सेना और शत्रु सेना। इसके साथ ही कौटिल्य ने 4 और सेनाओं का वर्णन किया है, जैसे हस्ती सेना, हाथियों की सेना, अश्व सेना, घोड़ों की सेना, रथ सेना जो रथ पे चलने वाली सेना एवं पैदल सेना जो पैदल चलती है। इसमें से कौटिल्य ने हस्ती सेना को सर्वश्रेष्ठ माना है, क्योंकि हाथी क्या होते हैं, सर्वश्रेष्ठ। चूंकि राजनीति की दंड नीति भी कहा गया है, इसे क्या कहा है, राजनीति की दंड नीति भी कहा गया है। अतः राज्य के सप्तांग में दंड या सेना प्रमुख है जो जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति की रक्षा करता है। मित्र। 7वें अंक के रूप में मित्र अथवा दोस्त को महत्वपूर्ण मानते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि राजा को संकट के समय सहायता पाने के लिए मित्रों की आवश्यकता पड़ती है। अतः वंश परंपरागत, विश्वासी, स्थायी एवं हितैषी मित्र बनाना चाहिए। मित्रों को हमेशा अपने वश में रखना चाहिए ताकि विरोध की संभावना न रहे। एक मित्र बिना वेतन के कार्य करता है
यानी मित्र को वेतन की आवश्यकता नहीं पड़ती आपकी सहायता करने के लिए। एवं कोष भूमि तथा अपनी सेना के द्वारा सहायता भी करता है। नीतिगत सीख देते हुए कौटिल्य ने कहा कि मैत्री स्थायी नहीं होती, केवल हित स्थायी होते हैं। यानी मित्र जो है स्थायी नहीं होता, जो उनका हित होता है वो क्या होता है, स्थायी होता है। कौटिल्य के सप्तांग में कुछ पाश्चात्य विद्वान आधुनिक राज्य के 4 तत्वों जनसंख्या, भूभाग, सरकार एवं संप्रभुता को खोजने में असमर्थ हुए, परंतु यह उनकी समझ की भूल है। कौटिल्य के सप्तांग में जनपद आधुनिक राज्य के 2 तत्व जनसंख्या एवं भूभाग का योग है। अमात्य और सेना शासन का संगठन करते हैं और राज्य में संप्रभुता पाई जाती है। इसके अलावा कौटिल्य ने कोष, दुर्ग तथा मित्र को भी राज्य का आवश्यक अंग माना है। पुनः पाश्चात्य आलोचक दुर्ग, कोष एवं मित्र की राज्य का आवश्यक अंग मानने में असमर्थ है, परंतु ऐसे आलोचक भूल जाते हैं कि तत्कालीन नगर राज्यों में कौटिल्य का इन अंगों को आवश्यक बताना सबसे उचित था। उस समय जो उन्होंने बताया वो उस समय उचित था, जिस हिसाब से उन्होंने बताया। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत ये बताता है कि किसी राज्य का पड़ोसी राज्य पहला शत्रु होता है तथा शत्रु का शत्रु मित्र होता है। सामान्यतः मंडल का अर्थ राज्यों का वृत्त है। राम के शासनकाल में यह सिद्धांत दिग्विजय सिद्धांत कहलाता था। जो राजा राम थे उनके शासनकाल में क्या कहलाता था, दिग्विजय सिद्धांत। कौटिल्य का मंडल विजिगीसु सहित 12 राज्य थे। पहला है विजिगीसु, केंद्रीय राजा जो विस्तार चाहता है उसे विजिगीसु कहते हैं। इसका स्थान मंडल के मध्य में होता था। सेकंड है अरि, किसी भी सीमा का देश शत्रु होता है या अरि के सामने का राज्य शत्रु, उसका शत्रु परंतु विजिगीसु का मित्र होता है। थर्ड है मित्र, अरि के सामने का राज्य उसका शत्रु परंतु विजिगीसु का मित्र होता है। और फोर्थ है अरि मित्र, मित्र के सामने उसका शत्रु अतः विजिगीसु का भी शत्रु होता है। फिफ्थ पॉइंट है मित्र, मित्र के सामने वाला राज्य मित्र होता है अतः वह विजिगीसु का भी मित्र होता है। सिक्स्थ है अरि मित्र, मित्र मित्र के सामने का शत्रु इसलिए वह विजिगीसु का भी शत्रु होता है। सेवंथ पॉइंट है पर्णिग्राह, विजिगीसु के पीछे जो राज्य रहता है वो पर्णिग्राह कहलाता है, जो विजिगीसु का शत्रु होता है। 8 पॉइंट है आक्रांत, पर्णिग्राह के पीछे जो राज्य रहता है उसे आक्रांत कहते हैं अतः वह विजिगीसु का मित्र होता है। 9 पॉइंट है पर्णिग्राहसार, आक्रांत के पीछे वाला राज्य पर्णिग्राहसार कहलाता है, जो पर्णिग्राह का मित्र होता है अतः विजिगीसु का शत्रु होता है। 10 पॉइंट है आक्रांतसार, वह पर्णिग्राहसार के पीछे वाला राज्य होता है अतः वह आक्रांत का मित्र तथा विजिगीसु का भी मित्र होता है। मध्य विजिगीसु एवं अरि राज्यों से संकलन राज्य मध्य कहलाता है। यह विजिगीसु तथा अरि दोनों से शक्तिशाली होता है अतः आवश्यक होने पर दोनों की सहायता कर सकता है या सामना कर भी सकता है। नेक्स्ट है उदासीन, ऐसा शक्तिशाली राज्य जो विजिगीसु, अरि तथा मध्य की सीमाओं से अलग रहता है और युद्ध के समय तटस्थ रहता है, वह तीनों से मिलकर तीनों के मिल जाने पर उसकी सहायता भी कर सकता है। भारत में मौर्य के समय में स्वतंत्र राज्यों
की भरमार थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके समय में जो स्वतंत्र राज्य है उसकी क्या थी, भरमार थी। ये आप टीवी पे सीरियल भी देख सकते हैं जो 2012-13 में प्रकाशित हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य, उसमें सही से इन सब चीज़ों का उल्लेख किया गया है। अतः इस सिद्धांत के द्वारा एक राज्य को विजय की आकांक्षा रखने वाला मानकर उसके सभी और अन्य राज्यों के मंडल की रचना होती है। 12 राज्यों के बीच में केंद्रित राज्य का राजा पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने राज्यों में मिलाना चाहता हो तो उस केंद्रीय राजा को कौटिल्य के विजिगुसु कहा है। मंडल सिद्धांत में ये कोई आवश्यक नहीं है कि राज्य भौगोलिक रूप से गोलाकार हो, राज्य एक सीधी रेखाओं पर भी हो सकता है। राज्यों की संख्या 12 हो, यह भी आवश्यक नहीं। स्थितियों के अनुसार एक राजा विजिगुसु अरि या मित्र हो सकता है। सामान्यतः मंडल समान शक्ति वाले राज्यों का समूह है, लेकिन मध्यम एवं उदासीन राज्यों की शक्तियाँ थोड़ी अधिक है। वर्तमान समय में राज्य का यह सिद्धांत अप्रासंगिक हो चुका है। डॉक्टर अल्तेकर का मानना है कि प्राचीन चिंतक यह जानते हैं कि युद्धों को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता, अतः उन्होंने युद्ध के खतरे को कम करने के लिए एक ऐसे सिद्धांत का समर्थन किया जिससे देश के विद्यमान अनेक छोटे बड़े राज्यों में शक्ति का विवेकपूर्ण संतुलन बना रह सके, यह एवं युद्ध न हो। कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था के तीर्थ यानी विभाग। कौटिल्य ने प्रशासनिक व्यवस्था के लिए राजा के अतिरिक्त 17 तीर्थ विभाग निम्न प्रकार वर्णित किया है। कौन कौन से? मंत्री को क्या कहते हैं? परामर्शदाता। महापौर नगर मुखिया, पुरोहित धर्माधिकारी, अंतर्वैश्विक राज्य का सुरक्षा कर्मी, सेनापति सेना प्रमुख, मंत्री परिषद अध्यक्ष, युवराज राजा का पुत्र, दंडपाल रक्षा विभाग का अधिकारी, समाहर्ता राजस्व एकत्रकर्ता, दुर्गपाल किले का रक्षक, सन्निधाता कोषाध्यक्ष अथवा आयुक्त, अंतपाल सीमाओं का अधिकारी, प्रदेष्टा दंडनायक, आटविक वन अधिकारी, कार्मिक खानों व उद्यानों का प्रमुख, द्वारिक महलों का रक्षक, नायक नगर का रक्षक। कौटिल्य की विदेश नीति। कौटिल्य की विदेश नीति का वर्णन करने के लिए अर्थशास्त्र में वर्णित षड्गुण नीति का वर्णन करेंगे। यह आज के संदर्भों में भले ही अनुपयुक्त लगते हैं, यानी कोई उपयोग का नहीं है, परंतु तत्कालीन राजतंत्र व्यवस्था में यह नीति बेहद लोकप्रिय रही। महाभारत एवं मनुस्मृति में भी षड्गुण विदेश नीति का वर्णन मिलता है। कौटिल्य ने विदेश नीति के 6 गुण बताए हैं। कौन कौन से? पहला है संधि यानी समझौता कर लेना। कौटिल्य के अनुसार संधि का उद्देश्य स्वयं को बलशाली बनाना तथा शत्रु राज्य की शक्ति को समाप्त करना होता है। अतः जब यह लग रहा हो कि शत्रु पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती तो संधि कर लेना चाहिए। इसके लिए कौटिल्य ने कई प्रकार की संधि विधियां बताई हैं। जब कमजोर राजा एक मजबूत राजा को स्वयं अपने सेनापति व राजकुमारी को देकर संधि करता है तो उसे दंडोपनीति कहते हैं। जब कमजोर राजा अपनी भूमि का कुछ अंश देता है तो वह देशोपनीति संधि कह जाती है। इसी प्रकार जब एक कमजोर राजा अपने कोष को मजबूत राजा को सौंप देता है तो उसे कोषोपनीति कहते हैं। परंतु कौटिल्य यह भी कहते हैं कि यह सभी संधियां तभी तक मान्य रह सकती है जब तक राजा कमजोर हो। विग्रह युद्ध। विग्रह नीति उस समय अपनाई जानी चाहिए जब शत्रु कमजोर हो तथा स्वयं युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो।
यानी कब अपनानी चाहिए? जब आपका जो शत्रु है वो कमज़ोर हो और आप पूरी तरीके से तैयार हो। किंतु विजिगीषु राजा यदि यह देखे कि संधि और विग्रह से बराबर लाभ मिलना है तो उसे विग्रह नीति को छोड़कर संधि नीति ही अपनानी चाहिए। यान वास्तविक आक्रमण, पड़ोसी राज्य के शत्रु पर आक्रमण करने की नीति को यान कहते हैं। किसका? जो पड़ोसी राज्य के शत्रु है उसके ऊपर आक्रमण करना वो क्या कहलाता है? यान। कौटिल्य का कहना है कि यदि विजिगीषु राजा यह समझता है कि शत्रु के दुर्ग, जनपद आदि के विनाश से उसके अपने दुर्ग की रक्षा हो सकती है तो उसे इस नीति का अनुसरण करना चाहिए। आसन, समय की प्रतीक्षा में चुपचाप बैठना। जब राजा अपने शत्रु पर आक्रमण की योजना न तैयार कर चुपचाप बैठा रहता है तो उसे आसन या तथस्था कहा जाता है। राजा आसन की नीति तभी अपनाता है जब उसे यह प्रेरित हो कि हम उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते और न ही शत्रु इतना मजबूत है कि उसे हानि पहुंचा सके। तो इस दोनों परिस्थितियों में आसन एवं तथस्था की नीति अपनानी चाहिए। संशय यानी शरण लेना। जब राजा किसी शत्रु से हार जाए तो उसे ऐसे राजा की शरण में जाना चाहिए जो उससे भी अधिक शक्तिशाली हो। परंतु यदि शत्रु राजा से कोई शक्तिशाली मित्र या राजा ना हो तो उसे शत्रु की शरण में चले जाना चाहिए जिससे उसके दुर्ग एवं जनपद की रक्षा हो। द्वैधिक भाव, एक राजा से संधि और दूसरे से विग्रह करना। यदि राजा यह देखे कि एक राज्य से संधि कर वह अपना कार्य निकाल सकता है तथा दूसरे राज्य से विग्रह कर उसे नष्ट कर सकता है तो उसे द्वैधी भाव नीति का ही अनुसरण करना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक राजा को अपने समय एवं परिस्थिति के अनुसार इन 6 नीतियों का अनुसरण करना चाहिए। जो राजा इन नीतियों का समय से पालन करता है वह विजिगीषु राजा बन सकता है। विदेश नीति की 6 नीतियों के अतिरिक्त कौटिल्य ने कूटनीति भी समझाई है यानी सुझाई है, जिसके अंतर्गत साम, दाम, दंड, भेद, माया, इंद्रजाल तथा उपेक्षा की स्थिति के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था को शासन प्रशासन के लिए अति महत्वपूर्ण 2 प्रकार के गुप्तचरों की व्यवस्था बताई है। स्थायी अथवा संस्थागत गुप्तचर, जिसमें क्या आते हैं? कपाटक, गुप्त रहस्य जानने के लिए छात्र व दरिद्र के वेश में रहने वाला गुप्तचर। सेकंड है उदास्थित, बुद्धिमान, पवित्र एवं सन्यासी के वेश में रहने वाला गुप्तचर। थर्ड है गृहपथिक, पवित्र, हृदय मुक्त, बुद्धिमान तथा गरीब कृषक वेश में रहने वाला गुप्तचर। फोर्थ है वैदेहिक, पवित्र, हृदय, बुद्धिमान एवं निर्धन व्यापारी के वेश में रहने वाला गुप्तचर। और फिफ्थ है तापस, अपनी जीविका के लिए सिर मुंडवाए रहने वाला गुप्तचर। सेकंड है भ्रमणशील गुप्तचर। फर्स्ट पॉइंट है इसका क्षत्रिय, कलाकार एवं ज्योतिष के रूप में रहने वाला गुप्तचर। सेकंड है तीक्ष्ण, सूरवीर या योद्धा के रूप में रहने वाला गुप्तचर। थर्ड है रसद, आलसी, निर्मोही, क्रूर तथा विष देने वाले गुप्तचर। और फोर्थ है परिवर्जिका, ऐसे गुप्तचर जो सन्यासी के वेश में रहते हैं। इसके अलावा उभय वेतन भोगी गुप्तचर अपने राज्य का नौकर होते हुए भी दूसरे राज्य में राजा के यहाँ सेवक बनकर जासूसी करते हैं। शत्रु राजा की हत्या करने के लिए विष कन्या का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त कौटिल्य ने राजदूत को नियुक्ति में सुझाव दिया है कि वह अच्छे कुल से, राजभक्त, चरित्रवान, उच्च स्मरण शक्ति से युक्त, आकर्षक एवं समस्त शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। कौटिल्य का राज्य प्रशासन हो या आधुनिक राजदूत या दूत एवं गुप्तचर की भूमिका राज्य के लिए प्रशासनिक एवं बाह्य
दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्राचीन भारत के आचार्यों ने तो दूत को इतनी प्रमुखता दी है कि उन्हें मंत्री परिषद का सदस्य ही माना है। आज वर्तमान में भी राजदूतों का वही महत्व है जो कि एक मंत्री का होता है। प्राचीन काल में राज्यों के बीच वार्ता के साधन दूत ही थे और कौटिल्य ने भी दूत को राजा का प्रमुख अंग माना है। वर्तमान समय में भी दूत विदेशों में रहकर विदेशों में अपने देश के प्रतिनिधित्व माने जाते हैं। कौटिल्य के अनुसार राजदूतों के प्रकार। कौटिल्य ने राजदूतों के 3 प्रकार बताए हैं। फर्स्ट है निःसृष्टार्थ राजदूत। इसके पास राजा द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति होती है जिससे वह राजा की ओर से निर्णय एवं संधि कर सकता है। सेकंड है परिमितार्थ राजदूत। इसके पास कोई भी निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती, अतः उसे सभी निर्णय राजा से करवाना रहता है। थर्ड है शासन हर राजदूत। यह केवल अपने राजा का संदेश दूसरे राजा तक पहुंचाते हैं। राजदूतों से कौटिल्य ने यह भी अपेक्षा की है कि वह अपने राजा के हित में शत्रु राज्य के सभी भेदों की जानकारी ले और शत्रु के पूछने पर भी अपने राज्य के मंत्रिपरिषद का सही परिचय न दे। कौटिल्य के अनुसार राज्य कार्य अर्थशास्त्र का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि इस ग्रंथ के रचयिता कौटिल्य राजतंत्रात्मक राज्य के पोषक थे। उनके जीवन का उद्देश्य सारे भारत में एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण करना था तथा वे लोकतंत्रात्मक राज्य को अच्छा नहीं मानते थे। यही कारण था कि कौटिल्य ने अपने पुस्तक में लोकतंत्रात्मक राज्य एवं सरकार की उपेक्षा की, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने अर्थशास्त्र में इस बात की चर्चा की कि उस समय कुछ राज्य लोकतंत्रात्मक थे। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में इसका उल्लेख किया है कि कौटिल्य काल अर्थात उस समय कुछ राज्य लोकतंत्रात्मक थे। यह एक विचारणीय तथ्य है कि कौटिल्य ने अपने समय में राजतंत्र को अच्छा माना और लोकतंत्रात्मक राज्य की उपेक्षा की, क्योंकि इसके पीछे यही कहा जा सकता है कि कौटिल्य ने अपने पुस्तक के रचना काल में भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों का अध्ययन किया था। भूतकाल में राज्य का राजतांत्रिक तथा लोकतांत्रिक स्वरूप भी था, वर्तमान में भी और भविष्य में भी रहेगा। कौटिल्य ने भूतकाल के राज्य की लोकतांत्रिक जानकारी ली तथा वर्तमान काल की लोकतांत्रिक जानकारी ली और पाया कि केवल नाम के लिए लोकतांत्रिक राज्य थे, कार्य करने में वे पूर्णतः तानाशाही थे। भारत की खंडित जनता को कौटिल्य ने एकता के सूत्र में बांधकर एक विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो एक राजतंत्रीय शासन था। इसकी सारी शक्ति राजा में केंद्रित होती थी। इसमें राजा के निर्णय को अंतिम एवं सारी जनता को मानने के लिए अनिवार्य बताया गया और यह भी बताया गया कि इसका उल्लंघन करना राजधर्म का उल्लंघन माना जाएगा तथा इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, जिससे सारी जनता में भय रहता है तथा जनता एवं राजा के बीच अनुशासन बना रहता था। कौटिल्य ने राजतांत्रिक शासन का समर्थन किया, परंतु जब हम उसके राज्य कार्य को विस्तार रूप से देखते हैं तो लगता है कि राजतंत्र आज के प्रजातंत्र के शासन में काफ़ी अच्छा है। कौटिल्य ने राज्य की शक्तियाँ राजा के जरूर केंद्रित की, परंतु वह राजा जनहित में शासन करने के लिए निरंकुश नहीं हो सकता। राज्य कार्य गांव से केंद्र तक एक सूत्र में बंधा था और राजा, मंत्री एवं राज्य के अधिकारी जनता के लिए हमेशा कार्य करते थे और जनता भी अपने राजा के लिए कुर्बानी देने को हमेशा तैयार रहती थी। कौटिल्य ने राजा का निर्णय मानने के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी अवसर माना, परंतु राजा कोई भी निर्णय अपने मंत्री एवं अधिकारियों यहाँ तक कि जनता की सलाह के बाद ही निर्णय लिया जाता था।
उसे राजा के लिए जो नियम बनाया उसे कुशल प्रजातांत्रिक शासन हेतु बीजारोपण माना जाएगा। राज्य की सुरक्षा। कौटिल्य ने राज्य की सुरक्षा को अति महत्वपूर्ण कार्य बताया। कौटिल्य ने दो तरह की सुरक्षा बतलाई है, आंतरिक सुरक्षा एवं बाहरी सुरक्षा। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य की बाहरी शत्रुओं से बचाव तो करना ही पड़ता है और आंतरिक सुरक्षा के उपाय भी राज्य को करने पड़ते हैं। शांति व्यवस्था। राज्य को हमेशा अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था का वातावरण बनाए रखना चाहिए, जो इसी से वह बाहरी शत्रुओं से मजबूती के साथ मुकाबला कर सकता है। यदि कोई राजा अपनी जनता को खुश तथा संतुष्ट नहीं रख पा रहा है तो वैसे स्थिति में बाहरी शत्रु के बहकावे में आकर अपने शासक के विरुद्ध बगावत कर सकती है और इसका सीधा लाभ शत्रु उठा सकता है। राज्य के आंतरिक क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था का पालन जनता से करवाया तथा अनुशासन का वातावरण भी रहना चाहिए। कौटिल्य ने राज्य की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुप्तचर विभाग का गठन किया और गुप्तचर के कार्यों की विवेचना बड़े ही सूक्ष्म तरीके से की है। राज्य का विस्तार। कौटिल्य का कहना है कि कोई भी राज्य अपने आप से पूर्ण नहीं होता, अतः उसे सदैव अपनी सीमा का विस्तार करना चाहिए। अपनी सीमा का विस्तार कर राज्य अपने नागरिकों को अधिक से अधिक कार्यकारी साधन उपलब्ध करा सकता है, जैसे कृषि योग्य भूमि, झील, नदी, खान आदि की प्राप्ति के लिए राज्य का विस्तार आवश्यक है। प्रजा की रक्षा। प्रजा की रक्षा करना राज्य का परम कर्तव्य है। राज्य का प्रशासन इस तरह से होना चाहिए कि उस राज्य की जनता अमन और चैन की जिंदगी बिता सके। वन एवं खान की सुरक्षा तथा विकास। यह भी राज्य का एक प्रमुख कार्य है जो अपने राज्य में स्थित वन व खान की सुरक्षा के साथ विकास करे। कौटिल्य ने राज्य की सुरक्षा के लिए प्रत्येक राजा को अपने चारों ओर जंगल लगवाने एवं जंगल में आक्रामक पशुओं को छोड़ देने की सलाह दी है, जिससे शत्रु आसानी से उसके क्षेत्र में प्रवेश न कर सके। अर्थशास्त्र के दूसरे अभिकरण में कौटिल्य ने लिखा है कि राजा सबसे पहले लकड़ी को जंगल, जिसमें विशेष रूप से चंदन के पेड़ लगाए जाएं, जिससे विषैले सांप अपने आप जंगल में आ जाते हैं। इसके साथ ही खान की सुरक्षा एवं विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। कृषि संबंधित कार्य। राज्य की जनता को खाने के लिए अनाज की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी प्राप्ति कृषि से होती है। अतः कृषि के विकास के लिए राज्य ने तालाबों, कुओं, बांध आदि के सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध करवाई। कौटिल्य के अनुसार राज्य को कृषि के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसके लिए आवश्यक है कि उन पर कम से कम कर लगाए जाएं। कृषि के विकास के लिए कौटिल्य ने राज्य द्वारा शीताध्यक्ष नामक एक उच्च अधिकारी की नियुक्ति की, जो किसानों की समस्या को राजा के पास पहुंचाएगा और राजा द्वारा प्राप्त सहायता को उच्च अधिकारी किसानों तक पहुंचाता है। पशुओं का संरक्षण एवं संवर्धन। कौटिल्य का कहना है कि राज्य का एक प्रमुख कार्य पशुधन की रक्षा करना भी है। कौटिल्य ने पशुधन को राज्य की एक धरोहर कहा है, अतः इसकी सुरक्षा, चारागाह एवं नस्ल में सुधार इत्यादि की व्यवस्था करनी चाहिए। कौटिल्य ने पशु के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौ अध्यक्ष, हस्ताध्यक्ष, वित्ताध्यक्ष तथा सेनाध्यक्ष नामक अधिकारियों की नियुक्ति भी की है। औद्योगिक एवं व्यापारिक कार्य। एक राज्य का विकास केवल कृषि से नहीं होता, बल्कि राज्य में समुचित विकास हेतु औद्योगिक एवं व्यावसायिक कार्य की सलाह कौटिल्य ने दी है। औद्योगिक विकास के लिए नई नई कंपनियों का गठन किया जाए तथा उत्पादित वस्तुओं की समुचित विपणन व्यवस्था होनी चाहिए। इसके विकास के लिए जल मार्ग एवं स्थल मार्ग का निर्माण करना चाहिए। यातायात की
समुचित व्यवस्था करना राज्य का कार्य है। इसके लिए कौटिल्य ने राज्य द्वारा औद्योगिक एवं व्यापारिक कार्य की निगरानी रखने तथा इसके विकास के लिए पन्नाध्यक्ष नामक अधिकारी की नियुक्ति की है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य अधिकारियों शुल्काध्यक्ष एवं पोताध्यक्ष की नियुक्ति की है। कौटिल्य ने इस प्रकार उपरोक्त कार्य का विस्तार से अध्ययन किया है कि इसके अतिरिक्त राज्य कुछ सीमा शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं परोपकारी कार्यों को करता है। वर्तमान युग में कौटिल्य के सिद्धांत की प्रासंगिकता, राजनीति तथा आर्थिक चिंतन एवं भारतीय प्रशासनिक एवं कूटनीतिज्ञ आचार्य कौटिल्य के विचार करीब 2500 वर्ष पहले की परिस्थितियों में वर्णित किए गए, जो आज कई दृष्टियों से मौर्य काल से भिन्न है। कौटिल्य का चिंतन सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक सिद्ध होता आया है। सप्तांग के राजा के सप्तांग सिद्धांत शासन के 3 अंगों तथा राजकीय मंत्रालयों एवं विभागों के बंटवारे के रूप में हमारे सामने है। कौटिल्य के द्वारा सप्तांग के अंग किसी न किसी रूप में संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र को ही दिखाते हैं और लगभग सभी राजनीतिक विचारकों ने इस सिद्धांत के इर्द गिर्द ही अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। धर्मनिरपेक्षा लोकतंत्र की स्थापना, ग्राम स्वराज, दलितों की खेती का स्वामित्व तथा जनपद विस्तार हेतु कौटिल्य का विचार आज भी व्यवहारिक है। कौटिल्य द्वारा 17 तीर्थों विभाग का वर्गीकरण, अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन आज के प्रशासन से काफ़ी मिलते हैं। कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत में नज़दीकी राज्यों से मित्रता एवं शत्रुता एवं उसके अनुसार वैदेशिक नीति एवं कूटनीति की दिशा तय करने के जो नियम अपनाए थे वो आज भी लोक प्रशासन में प्रचलित है। कार्मिक प्रशासन के विषय में कौटिल्य ने जो भर्ती, कार्य विभाजन, पदोन्नति, पद वर्गीकरण, जवाबदेहिता, आचार संहिता, वेतन, प्रशासन एवं भ्रष्टाचार पर जो चर्चा की है वो आज भी प्रासंगिक है, यानी आज भी यूज हो रही है। इसके अतिरिक्त कौटिल्य ने सुझाव दिया है कि विदेशी व कंजूस व अधिक खर्च करने वाले व्यक्ति का राज सेवा में नहीं रहना चाहिए। जो विदेशी हो, जो कंजूस हो, जो अधिक खर्चा करता हो, उस व्यक्ति को राज सेवा में नहीं रखना चाहिए। वो आज भी है, परंतु इसका अनुसरण नहीं किया जा रहा है। कौटिल्य की प्रमुख चिंता राज्य की स्थापना, सुरक्षा एवं सशक्त व प्रभावशाली तरीके से उसका क्रियान्वयन और लोक कल्याणकारी स्वरूप प्रदान करना है। वर्तमान समय में सैनिक प्रशासन लोक प्रशासन से अलग हो गया है, परंतु सैन्य प्रशासन की सभी योजनाएं तथा नीतियां कार्यपालिका के द्वारा ही होती है। कौटिल्य की गणराज्य की स्थापना, प्रशासन का विकेंद्रीकरण, जनपदों की स्वतंत्रता, नियोजन, प्रत्यायोजन, पर्यवेक्षण, नियंत्रण प्रणाली, नियंत्रण, प्रबंधन, सूचना व्यवस्था, समन्वय तथा सत्ता एवं जवाबदेहिता का प्रस्तुत विचार आज भी लोक प्रशासन में प्रासंगिक है। दंड की प्रभुत्ता देने वाले कौटिल्य तथा मैकियावेली के विचार वर्तमान के आतंकवाद के दौर में अत्यधिक प्रासंगिक है। कौटिल्य ने जासूसी के बारे में व्याख्या की है कि आज के दौर में भी अपना जा रहा है। जो कौटिल्य ने जासूसी के बारे में बताया है, उस व्याख्या को भी आज के दौर में अपनाया जा रहा है। जासूस के संबंध में कौटिल्य कहता है कि जासूस को अकेले सोना चाहिए, तब आसूचना तंत्र की सारी उपयोगिता स्वतः समझ में आ जाती है। इसी तरह कौटिल्य ने नैतिक शिक्षा व सामाजिक संबंधित जो शिक्षा अथवा सीख दी है वो चाणक्य नीति के नाम से प्रसिद्ध है। यह आज भी समाज व व्यक्ति के लिए उतनी ही हितकारी है जितनी मौर्य काल में थी। आज चाहे वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, चाणक्य नीति या चाहे राष्ट्रीय चिन्ह हो, वर्तमान का
का भारत मौर्यकालीन साम्राज्य के ज्ञान तथा परंपराओं का ऋणी है। सारनाथ के स्तंभ पर अंकित राष्ट्रीय चिन्ह निसंदेह रूप से कौटिल्य की ही कल्पना का परिणाम रहा होगा। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र वर्ण से संबंधित था, अतः कौटिल्य द्वारा, जो एक ब्राह्मण थे, एक शूद्र को राजसिंहासन तक ले जाने की सहायता करना अपने आप में दलितोत्थान का अच्छा उदाहरण है, जो 2000 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कौटिल्य के विचार आज भी प्रासंगिक दिखाई देते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें कौटिल्य के विचार अर्थशास्त्र की नीति के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।